हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज इस सेशन के दौरान हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी छठवीं क्लास का चैप्टर नंबर 3। ये लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर भी 3 ही है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दे लिए हैं, छठवीं क्लास का पहला और दूसरा लेक्चर। और आप लोगों ने अगर अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। ये सीरीज आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। ज्यादा नोट्स बनाने की भी क्या पता आपको आवश्यकता ना ही पड़े, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जिसका पीडीएफ फाइल आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। डियर, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? आपके लिए क्या ये हेल्पफुल है कि नहीं है? आप मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे कुछ और अच्छा करने का भी जो है वो मन लगा रहेगा। फिर चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हमें तीसरा और चौथा 2 चैप्टर आज पढ़ने हैं। तीसरा चैप्टर तो ठीक है हमारा, चौथा चैप्टर हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, मानचित्र यानी कि मैप का, लेकिन फिर भी हमें उस चैप्टर को पढ़ना है। एसएससी या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां से एक आध डेफिनेशन या एक आध क्वेश्चन हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। तीसरा चैप्टर हमारा कहता क्या है? तीसरे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां यानी कि मोशंस ऑफ द अर्थ। बहुत आसान है। और जब भी आप लोग ये मोशंस की बात करते हो यानी कि पृथ्वी की गतियों की बात करते हो तो तुरंत आपके मन में 2 सवाल आते हैं कि एक तो आता है रोटेशन और दूसरा आता है रेवोल्यूशन। यानी कि एक तो वर्ड होता है हिंदी में इसे आप घूर्णन कहते हैं, एक वर्ड होता है परिक्रमण। जैसे ही आप लोग ये मोशन की बात करोगे तो आपके मन में 2 सवाल जरूर आएंगे, परिक्रमण या घूर्णन यानी कि रोटेशन या रिवॉल्यूशन। अब आपको समझना ये है कि इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है, या यूं कहूंगा पृथ्वी की ये 2 ही प्रकार की गतियां होती है। जब आपसे पूछा जाए हमारी पृथ्वी है उसकी पृथ्वी की कुल कितने प्रकार की गतियां होती है तो आपका जवाब रहेगा 2 प्रकार। पहला आपका घूर्णन होता है, दूसरा आपका परिक्रमण होता है। अब जवाब आए कि पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि रोटेशन का मतलब क्या है। देखिएगा, आप लोगों ने मुझसे पहले चैप्टर के दौरान चंद्रमा के बारे में पढ़ा होगा, या यूं पढ़ा होगा कि चंद्रमा पृथ्वी के 27 दिनों में चक्कर लगाता है और अपनी जगह पे भी 27 दिनों में घूमता है। इसलिए हमें चंद्रमा का लगभग एक ही भाग दिखाई देता है। बस वही बात अब याद रखिएगा, जो कोई चीज अपने अक्ष पे घूमेगी, मान लेते हैं आप कहीं खड़े हैं और खड़े खड़े वहीं पे ही घूमे जा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, कोई किसी चीज के चक्कर नहीं लगा रहे, अपने ही चक्कर लगा रहे हैं, वहीं वहीं घूम रहे हैं। तो कोई ग्रह हुआ जैसे हमारी अर्थ है, वो अपने ही चक्कर पे जो है रोटेट करती रहे, घूमती रहे, उसको आप लोग घूर्णन यानी कि रोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन एनसीईआरटी ने क्या लिखी है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपनी ही एक्सिस पे घूमना जो है ना वो क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। जबकि जबकि बात क्या आती है, मान लेते हैं कि आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मान लेते हैं भगवान कृष्ण के मंदिर में गए आप, तो क्या करोगे? उस मंदिर के मूर्ति के चारों ओर आप परिक्रमा करोगे, किसी के चारों ओर घूमना, ठीक है ना, किसी के चक्कर काटना यूं कहिएगा, उसको आप परिक्रमण रेवोल्यूशन कहेंगे। और हमारी पृथ्वी या सभी ग्रह किसके चक्कर काटते हैं? तो सभी के सभी ग्रह जो है सन यानी कि सूरज के चक्कर काटते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक दिशा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जो होती है वो जगह बदल बदल के घूमती है। भाई ये मतलब आज एक और दिशा में घूम रही है, कल किसी तीसरी दिशा में घूम रही है। भाई मान लेते हैं एक दिन ऐसे घूम रही है, अगले दिन ऐसे घूम रही है, ऐसा नहीं है। और ये डायरेक्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। पृथ्वी की जो घूमने की डायरेक्शन है वो क्या होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। पश्चिम से पूर्व होने का मतलब ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ। ऐसे घूमने का मतलब है कि हमारी अर्थ जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। हाँ, 2 ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं यानी कि पूर्व से पश्चिम। एक तो अरुण ग्रह है और एक कौन सा है? शुक्र ग्रह है। ये 2 एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है और कभी पेपर में आए तो आप इनका जवाब भी दे दोगे। अब अगला इस चैप्टर ने कहा है कि कक्षीय समतल यानी कि ऑर्बिट प्लेन। अब ऑर्बिट प्लेन क्या होता है इसके बारे में आप लोग देखिएगा इस डायग्राम के अंदर। हमारी जो अर्थ होती है, हमारी ये अर्थ होती है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमारी अर्थ की ये बीचों बीच वाली लाइन आप लोग इसे इमेजिनरी लाइन के रूप में मानते हैं, और ये इमेजिनरी लाइन आप लोग जो है इसे इक्वेटर कहा करते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसका एंगल मैंने आपको बीते चैप्टर में बताया था, 0 डिग्री जो है इसका एंगल होता है आपका, ठीक है।
अच्छा, हिसाब से आप लोगों को ये तो पता ही है कि पृथ्वी जो है वो हल्की सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। अगर सीधी हो, देखो ये भी हम लोग मानते हैं कि इतनी झुकी हुई है, ठीक है। एक्चुअल में तो कोई पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी नीडल या सुई ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये हम लोगों ने इमेजिनरी लाइन के अकॉर्डिंग मान रखा है कि अगर ये इक्वेटर है तो एक लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, तो हम लोग बिल्कुल एक सर्कल कह देते 90 डिग्री के एंगल का। लेकिन एक्चुअली हमारी अर्थ जो होती है वो 23.5 डिग्री, वो जैसे थोड़ी सी झुकी टिल्टी ना, 23.5 डिग्री जो है ना, ये इतने डिग्री पे झुकी हुई है, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब बनाती है 23.5 डिग्री का उत्तरी ध्रुव से। अच्छा, और जो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है यहां से, और इसका जो ये इक्वेटर है, इन दोनों के बीच में 66.5 डिग्री का एंगल बनता है, और इसी को ही आप ऑर्बिट प्लेन का नाम दिया करते हैं। याद रखिएगा भाई, मेरी बात आप शायद समझ गए होंगे कि हमारा जो ये वाली लाइन है और जो हमारी ये लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बना है, उसी को ही आप लोग 66.5 डिग्री का एंगल, या उसी को ही आप लोग ऑर्बिट प्लेन के नाम से पुकारते हो। अब आप इसका एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दी है वो पढ़िएगा। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज ऑर्बिट प्लेन, ठीक है ना। जो प्लेन ऑर्बिट जो है बनाता है, इसी को ही आप लोग क्या कहा करते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहा करते हैं। ये वाला ही तो कक्षीय समतल है आपका, पृथ्वी का कक्ष तो होता है, ये वाला ही तो ऑर्बिट है आपका, और इसके ऊपर एंगल कितना बन रहा है, 66.5 डिग्री का बन रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्रदीप्ति वृत्त, यानी कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे तो कई सारे एग्जाम ने पूछा है, इवन मतलब आपके सिविल सर्विस एग्जाम ने तो खैर डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट ऑप्शन में से पूछा ही है, लेकिन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में जिक्र करें, कौन से प्लैनेट से संबंधित है। ये तो आपका पृथ्वी ग्रह से जो है संबंधित है। पहली तो बात आपको यही याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ग्लोब पर। अच्छा देखो, मैं आपको पहले समझाता हूं। मान लेते हैं हमारा ये पूरा ग्लोब है, आप इसको मिटो देते हैं, इरेज करता हूं। ये हमारी पृथ्वी है। अब आपको लास्ट लेक्चर में सर ने ये समझाया था कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक जियोइड शेप की होती है, भू आब आकार की होती है। जैसे एक बोल है या सेब लगा लीजिएगा आपके हाथ में, अगर एप्पल है तो एप्पल के ऊपर आप बिल्कुल ऐसे सामने से लाइट मारेंगे तो क्या ऐसे थोड़ी ना कि एप्पल के पूरे के ऊपर लाइट पड़ जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक हिस्से पे लाइट पड़ेगी, वो भी बिल्कुल बीच बीच में, यहां ऊपर और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी वैसे भी। लेकिन मान लेते हैं एक हिस्से पे लाइट पड़ी, जिस हिस्से पे लाइट पड़ी वहां पे तो दिन रहेगा, और जिस हिस्से पे लाइट नहीं है वहां पे रात रहेगी। यही होता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि आपकी वो लाइन है जो दिन और रात को डिवाइड कर रही है, यही वो लाइन है आपकी बीच वाली। इस पे आज सूरज की लाइट इधर से पड़ रही है, इस आधे हिस्से पे तो दिन है, लेकिन इस आधे हिस्से पे तो क्या हो गया, आपका रात हो गया, ठीक है। तो क्या है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि ग्लोब के ऊपर आपकी वो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, जो दिन और रात को डिवाइड कर रही है, उसे ही आप लोग जो है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहने वाले हैं। द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। यह वृत्त एक्सिस से नहीं मिलता, द सर्किल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस। अब देखिएगा, ये कभी भी एक्सिस से मिल सकता है क्या, ठीक है ना। एक्सिस से मिल सकता है क्या, कैसे मिल सकता है, चांस ही नहीं है, ठीक है। एक्सिस आपकी ऐसे है, ये इस तरीके से, सर्किल एक्सिस से मिलने का कोई फंडा है नहीं, ठीक है ना। इसका बस आपको इतना याद रखना है कि ये वो लाइन है सर्कुलर फॉर्मेशन जो दिन और रात को डिवाइड करती है। होपफुली आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि कक्षीय समतल क्या होता है, ऑर्बिट प्लेन क्या होता है। जो इक्वेटर के साथ में 23.5 डिग्री वाला जो एंगल बनता है वही कक्षीय समतल है आपका 66.5 डिग्री का। और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, जिस हिस्से में दिन पड़ता है जिस हिस्से में रात पड़ता है, उन दोनों के बीच को डिफरेंस करने वाला या डिवाइड करने वाला पार्ट ही सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। आप अपनी अर्थ की बात करें तो जैसे आपने रोटेशन कहा था, तो आपकी अर्थ जो होती है रोटेट करती है अपने ही जगह पे, और कितनी देर में, 24 घंटे का टाइम लेती है अपने अक्ष पे घूमने पर। 24 घंटे में अपना जो है ना पूरा कंप्लीट, मतलब अपनी जगह पे। हालांकि ये हरियाणा पुलिस के एक पेपर में पूछा गया था कि इसका सही आंसर था कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये एग्जैक्ट ऑप्शन आया था। आंसर की में भी हरियाणा के पेपर में यही माना गया था। आप याद कर सकते हो क्या कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का टाइम एग्जैक्ट पूछे तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, लेकिन अगर आप लमसम याद कर रहे हो तो 24 घंटे है ही, तो आपको पता ही है। The Earth take about 24 hours to complete one rotation around its axis.
दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है। मतलब जब पृथ्वी ऐसे सूरज के चारों तरफ ऐसे घूम रही है 24 घंटे में चक्कर, या अपनी जगह पे सॉरी घूम रही है, तो वो दैनिक गति है। मतलब इसे दिन और रात बना करते हैं। आपके जिस हिस्से में इसका हिस्सा आता है दिन हो जाता है, सूरज के सामने आता है दिन हो जाता है, सूरज के विपरीत आता है तो रात हो जाती है। यही सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति वर्त हमें समझाना चाह रहा था। अपनी जगह पे जो 24 घंटे में पूरी घूम लेती है, ये तो रोटेशन हो गया। रेवोल्यूशन यानी कि पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ परिक्रमण की बात करते हो आप लोग, तो वैसे तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, आप इसे लगभग 365 दिन और 6 घंटे कह सकते हैं। इतने देर में जो है ना एक सूरज का चक्कर काट के आती है हमारी पृथ्वी। जबकि हम साल तो इसी को ही मानते हैं, एक को ही, ठीक है ना, यानी कि 365 को ही मानते हैं। ये जो आपका 6 है, ये 6 जुड़ के 4 सालों के बाद में एक लीप ईयर आ जाता है। 6 चौका 24, एक दिन और बन जाता है। और लीप ईयर यानी कि रिसेंट 2020 एक लीप ईयर का था, और इसमें 29 फरवरी एड ऑन होती है, एक नया जो दिन एक्स्ट्रा। वैसे फरवरी 28 की होती है, लीप में 29 की हो जाती है। ठीक है, तो यही बात कही है कि एक वर्ष में 365 दिन 1/4 में सूर्य का चक्कर लगाती है। एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, और सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़े जाते हैं, क्योंकि बाद में फाइनली एक जो है हम लोग अलग से डे इसका मना लेंगे, 29 फरवरी। 29 फरवरी को वैसे भी रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 29 फरवरी वैसे भी रेयर आती है। ठीक है, लीप ईयर ये तो मैंने अभी बता ही दिया, 6 घंटे का होता है, कुल मिला के एक दिन बन जाता है 24 घंटे के बराबर। ठीक है, और 29 फरवरी होती है, उसमें 366 दिन होते हैं भाई। पृथ्वी की गतियों का प्रभाव, हमारी जो ऐसी पृथ्वी घूम रही है, अर्थ घूम रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे बड़ा इफेक्ट तो दिन रात का ही है, ठीक है ना। तो एक वर्ष में गर्मी सर्दी वसंत और सर्दी जो होता है, या सर्द ऋतु का जो है वो मौसम होता है। ठीक है, ये सर्द ऋतु होना या वसंत ऋतु आना, सर्दी आना, गर्मी आना, ये डिपेंड करता है हमारी अर्थ की मोशन के ऊपर। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। जब सूरज के चारों तरफ पृथ्वी हमारी घूमती है, तो ऋतुओं में परिवर्तन इसी वजह से होता है। ठीक है ना, सीजन इस वजह से चेंज होते हैं। दिन रात, और दिन रात का किस वजह से होता है, दिन रात का होता है अपनी ही जगह पे घूमने की वजह से। दिन रात तो अपनी जगह पे, ऋतु सूरज के चारों तरफ, यानी कि घूर्णन की वजह से दिन रात होते हैं, और परिक्रमण की वजह से जो है ऋतुएं होती है चेंज। इस बात को याद कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग देख लीजिएगा इस डायग्राम के अंदर, जैसे मान लेते हैं हमारा ये सूरज है, सूरज का प्रकाश जो है 21 जून को पड़ रहा है सीधा कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा पे हमारा भारत तो है ही, तो यहाँ पे जो है बेहद गर्मी होती है इस दौरान। ऐसे ही आप उल्टा करते हो, उत्तर भारत की बात करोगे 22 दिसंबर की, तो दक्षिणी उत्तर गोलार्ध में तो क्या, दक्षिणी गोलार्ध की बात करो, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दिसंबर में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है भाई। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस मनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सूरज की लंबवत 90 डिग्री पे टेंजेंशियली पड़ती है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, दो तारीख याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी ने दी है। एक तो तारीख है आपकी 21 मार्च, और एक तारीख है आपकी 23 सितंबर। इन दो दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी ना ही बहुत ज्यादा ठंड, एक इक्वल सा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है वो लंबवत इक्वेटर पे आके गिरने लग जाता है। कुछ ऐसा समझिएगा, ये इक्वेटर है, ये हमारी कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है ना, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यहाँ पे जो है ना 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य चमकता है, 21 जून को यहाँ पे और 22 दिसंबर को यहाँ पे। अब हमारा भारत यहाँ पे है, तो समझिएगा अगर दिन यहाँ पे सूरज है तो दिन रात बराबर भी है। दिन रात बराबर होने के अलावा जो है एक इंपॉर्टेंट, बराबर इन द सेंस कि आपके टेम्परेचर वाइज ऑलमोस्ट बराबर है, और वैसे भी बराबर से ही रहते हैं ये। ठीक है, चलो जी, नॉर्दर्न की बात करते हो, नॉर्दर्न सॉलिड स्लाइड्स यानी कि उत्तरी अयंतनाथ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो 21 जून के बारे में मैंने बता दिया आपको, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में रहता है ये। ठीक है, उसके बाद में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अभी जून का महीना आप लोग देखोगे, अभी तो खैर बारिश का सीजन है, लेकिन गर्मी पड़ेगी भयंकर। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, और फिर बाद में नीचे आएंगे तो फिर 6 महीने दक्षिणी ध्रुव वाले गोलार्ध पे रात भी रहती है। तो ऐसे जो है सीजन ऋतुएं चेंज होती रहती है पृथ्वी के इधर उधर घूमने से भाई। ठीक है,
ठीक है। 21 जून में दिन सबसे लंबा, रात छोटी होती है। इस अवस्था को उत्तर अयंतनात यानी कि समर सॉलिसेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है आपका। यादा प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ता तो यहाँ पे रात रहेगी। दक्षिण में कब जाएंगे, मैंने अभी बताया था आपको, ये चीज समझा चुका हूँ। 22 दिसंबर को आप लोग साउथ में जाएगी हमारी पृथ्वी, और साउथ में अगर 22 दिसंबर को गई तो दक्षिण इस रेख, जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां पे दिन लंबे हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएगी। हमारे लिए क्या हो जाएंगे, हमारा उल्टा हो जाएगा, हमारी रात लंबी और दिन छोटे होने लग जाएंगे, सर्दियां पड़ने लग जाएगी जैसे ही जो है सूरज दक्षिण की ओर जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि मकर रेखा के पास जाता है। विषुव यानी कि इक्वेटर की बात कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे तो मैंने 2 तारीख बताई आपको, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिनों को जो है वो इक्वेटर के ऊपर सूरज चमकता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है और इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे विषुव भी कहा जाता है। इससे एक नया नाम आप लोग याद कर सकते हैं एनसीईआरटी की भाषा में। और 2 तारीख है, जैसे अब आप 21 मार्च वाली बात करते हो तो ये तो आपकी एक वसंत ऋतु हुई, और 23 सितंबर की बात करते हो तो यहाँ पे सर्द ऋतु हो जाती है। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत हो जाती है, फिर उसका उल्टा हो जाता है। तो ये पॉइंट दोनों आप लोग याद कर सकते हो, सिंपल से हैं। चलो जी, इतनी बात आप लोगों को याद रख लेनी है। हाँ, मैंने आपको पहले बताई थी, अब बता देता हूं, और ठीक है ना, कि सूरज और पृथ्वी की ज्यादातर दूरी, सबसे ज्यादा दूरी 4 जुलाई को होता है, उसको एपीहीलियन कहते हैं। सबसे कम दूरी जो होती है वो पेरिहीलियन कहलाती है, 0.98 एयू एटॉमिक यूनिट होती है ये वाली। ठीक है, चलिए जी, तो प्यारे बच्चों, ये तीसरा चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। छोटा सा चैप्टर था आपका, तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसके बाद मैं चौथा चैप्टर आपको करवाऊंगा। कि लगभग 24 घंटे में अपनी दूरी पर पृथ्वी के मोशन को क्या कहते हैं, तो मैंने अभी बताया, उसको रोटेशन कहते हैं। अपनी दूरी पे अगर घूम रही है तो रोटेशन कहोगे। सन सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, उसको क्या कहोगे आप लोग, रिवोल्यूशन कहेंगे। घूर्णन का नाम देने वाले हैं, ठीक है ना, ये घूर्णन होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि कक्षीय तल क्या होता है। कक्षीय तल क्या होता है, प्लेन फॉर्म्ड बाय एक्सिस, प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, दोनों ही ठीक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अक्षीय तल अभी मैंने बताया था 66.5 डिग्री वाला, और प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट, ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन फॉर्म जो है आपका बनाया जाता है या फॉर्म किया जाता है, उसी को ही आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, उसी को ही आप लोग ऑर्बिटल प्लेन यानी कि कक्षीय तल का नाम दिया करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, बताने की जरूरत नहीं होगी, सूरज ही जो है वो सन ही है हमारा, जो 71% उसमें हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, जो कि पूरे ब्रह्मांड का एक एनर्जी का सोर्स है। इस बात को आप याद रखिएगा। द सर्किल दैट डिवाइड द ग्लोब इंटू डे एंड नाइट, अभी मैंने कहा ना, दिन और रात को विभाजित करने वाली लाइन क्या कहलाती है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाती है। द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ, एक रोटेशन की बात कर रहा है, एक रोटेशन अपनी ही जगह पे जो है ना अर्थ है, वो अर्थ डे आपका जो है हो गया। ठीक है ना, अपनी ही जगह पे पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे में। और व्हाट वुड द हैव हैपेंड इफ द अर्थ इज डिड नॉट रोटेट, अगर पृथ्वी घूम ही नहीं पाती तो क्या होता भाई, पृथ्वी के आधे हिस्से पे ठंड की स्थिति होती, ठीक है, पृथ्वी के दूसरे आधे भाग पे गर्म होता, और अगर ऐसा होता तो कोई आदमी जी नहीं पाता। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है ठीक है। एक जगह बहुत गर्मी पड़ती, एक जगह बहुत ठंड पड़ती, और इस वजह से दोनों जगह के लोग मर जाते। तो यहाँ पे फिर जीवन जो है वो संभव नहीं होता अगर जो है पृथ्वी रोटेट ना करे तो। ईयर विद 366 डेज, उसको क्या कहोगे, 366 दिनों वालों को लीप डेज कहने वाले हो आप लोग। ठीक है, लीप डेज 365 दिन, 6 घंटा का जो है एक साल का चक्र होता है, लेकिन 6 घंटा अलग से हम निकाल के एक दिन मना लेते हैं, 29 फरवरी, अभी मैंने शेयर की थी ये बात। पृथ्वी पे ऋतुएं क्यों बदलती है, देखो दिन रात तो अपनी जगह पे, ऋतुएं बदलती है सूरज के चारों ओर चक्कर काटने पे, ड्यू टू चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होती रहती है पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ना ये चेंजेस आते हैं सीजन्स के अंदर, यानी कि ऋतुओं के अंदर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जो है वो जून की होती है, और सबसे छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर। 21 जून को कोई डे मनाते हैं क्या भारत में, बता सकते हो तो बताइएगा। इन विच सीजन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मैंने अभी बताया था समर सीजन में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, बी ऑप्शन ठीक है इसका हमारा। ठीक है, डे एंड नाइट अकर ऑन अर्थ ड्यू टू, डे और नाइट, ठीक है ना, रात और दिन जो है वो किस वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है ना, रोटेशन यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा ठीक रहेगा। चेंज ऑफ सीजन अकर्स ऑन अर्थ ड्यू टू, सीजन में जो चेंज होता है वो रेवोल्यूशन के कारण आता है भैया आपका। ठीक है ना, सी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा।
तो लीजिएगा, इस करके आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 करवाता हूँ, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसका नाम है मानचित्र यानी कि मैप। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। द मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ और ड्राइंग of Earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale। स्केल के द्वारा यूज करके जो है डिजाइन किया गया, ठीक है, ही आपका मानचित्र कहलाता है। मानचित्र हमारे प्यारे भारत में 3 किस्म के हैं। पहला आपका होता है फिजिकल मैप होता है, दूसरा होता है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, और तीसरा होता है आपका कौन सा, थीमेटिक होता है, थीमेटिक मैप कहलाता है। इन तीनों को पढ़ लेना अच्छे से, इस चैप्टर पूरा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। फिजिकल मैप नाम से ही पता लग रहा है, किसी जगह की नदी दिखाना, पहाड़ दिखाना, ठीक है ना, कोई ऐसी महासागर दिखाना, कोई विशेष रूप से चीज को दिखाने वाला भौतिक मानचित्र होता है। ये इसके अंदर कोई फैमिली मेंबर्स वगैरह जो है ना वो एड ऑन किए जाते हैं, या यूं कहिए फैमिली मेंबर इन द सेंस कि आपका एग्जांपल से समझ लीजिएगा, आपका फॉरेस्ट का सारा फैमिली मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। फॉरेस्ट फैमिली मेंबर्स के अलावा आप यूं कहिएगा क्या कहते हैं, रिवर्स फैमिली मेंबर है, उनको ऐड कर दिया जाता है। प्लेटू फैमिली मेंबर्स है, उनको ऐड कर दिया जाता है। तो किसी एक ही फैमिलीज को जो है ना वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर। यही आपके फिजिकल यानी कि भौतिक मानचित्र होते हैं। राजनीति की बात करते हो तो राजनीति में जाहिर सी बात है कि आपको लोकेशन दिखेगी राज्यों की, कौन कौन सा राज्य कहाँ पे है। दुनिया में भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा राज्य है, शहर है, नगर है, गांव है, तो इनकी सीमा वगैरह दिखानी है तो ही आप लोग राजनीतिक मैप को यूज करते हैं। मैप शोइंग सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। उनकी कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, कौन सा देश कहाँ पड़ता है, ये सारी चीजें जो है पॉलिटिकल मैप में दिखाई जाती है। तीसरा होता है थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप क्या होता है, जहां पे आपको सड़क का पता लगे कि कौन सी सड़क कहां से गुजर रही है, रेलवे लाइन का पता लगे, मतलब आपका सारा ट्रांसपोर्ट टाइप का जो है वो सारी चीजें यहाँ पे ही दिखाई जाती है, इसको थीमेटिक कहते हैं। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज ए रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, इन्हीं को आप लोग थीमेटिक कहने वाले हैं। तो आप लोगों को मैप जो है, मैप के कंपोनेंट कभी पूछे तो क्या होते हैं, दूरी होती है, दिशा होती है, और प्रतीक होता है यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और लोगो, ये 3 ही कंपोनेंट होते हैं मैप के। और मैप से रिलेटेड एमसीक्यू, बस इतना ही चैप्टर था, इससे रिलेटेड एमसीक्यू है कि व्हाट इज मैप। मैप क्या है? मैप होता है ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू स्केल। मतलब पृथ्वी का पूरी ड्राइंग तैयार करना एक फ्लैट पेपर पे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्केल, जैसे जैसे स्केल होती है वैसे वैसे। व्हाट इज फिजिकल मैप? फिजिकल मैन अभी मैंने बताया था, जो एक प्रकार की फैमिली, जैसे फॉरेस्ट फैमिली दिखाए, रिवर फैमिली दिखाए, प्लेटू फैमिली दिखाए, इनको दिखाए, तो आपका क्या इसमें सही आंसर रहेगा? शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, शोइंग सिटीज टाउन नहीं, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। नेचुरल फीचर जो हमारी पृथ्वी के दिखाने के लिए नेचुरल मैप होता है। जो आपको और ज्यादा, विच मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, कौन सा ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ऑर्डिनरी, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज्यादा लार्ज स्केल मैप जो होता है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है आपका। जितनी बड़ी स्केल उतना ही ज्यादा जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उस जगह के बारे में। व्हाट डज टीवी विद एरो शो? ठीक है ना, टीवी जो होता है, टीवी यानी कि टेलीविजन, उसमें एरो क्या दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 दिशाओं में से कौन सा दिखाता है एरो? एरो हमेशा हमेशा नॉर्थ दिखाता है, याद रखिएगा, एरो हमेशा नॉर्थ की साइड होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल और काफी पुराना सवाल है, ठीक है। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। मैप में नीला कलर किस लिए होता है आपका? पहाड़ों के लिए, प्लांट और ट्री के लिए, वाटर के लिए, या इनमें से कोई ही नहीं है? तो आप सभी को पता है हमारी पृथ्वी को कहा जाता है क्या? ब्लू सिटी कहा जाता है। और हमारी पृथ्वी के अंदर जो है ना वो क्या कहते हैं, ब्लू कलर है, वो किस लिए हम लोग दिखा यूज करते हैं? पानी के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। स्केल इज कंपलसरी फॉर, एक कंपलसरी स्केल जो है वो किसके लिए है? मैप के लिए, स्केच के लिए, सिंबल के लिए, या ऑल ऑफ दीज? किन के लिए कंपलसरी है? तो जो मैप बनाते हैं उनके लिए सबसे जरूरी तो जो है आपका मैप है, ठीक है। स्केच और सिंबल बनाते टाइम पे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती मैप की, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड? किस
पर्पज की वजह से जो है मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग होने लगा है, या मैग्नेटिक कंपास जो है वो यूज में आने लगा है। पर्पज ऐसा जो है वो क्या रहा होगा आपका, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली पर्पज जो है आपका रहा था फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, फॉर शोइंग सिंबल, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, या इनमें से जो है वो सभी के लिए ही यूज होता है। तो डायरेक्शन को ही पाने के लिए आप लोग किसका यूज करते थे, आप कंपास, दिशा सूचक, ठीक है, कौन सी दिशा में मुझे जाना है, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में, पूर्व में, तो दिशाओं के लिए ही इसका यूज किया जाता था। प्लान इज ए ड्राइंग, ठीक है ना, योजना का एक चित्र कौन सा होता है, स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, बिग एरिया ऑन ए स्मॉल स्केल, ठीक है। दोनों ही जो है इस क्वेश्चन के आंसर ठीक है। जो योजना जो है इसका एक आपका एरिया होगा स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, एरिया तो बहुत छोटा, मतलब मैप पे क्या मेन फोकस होता है, एरिया तो वास्तव में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको छोटे से रूप में आप मैप पे डिजाइन कर दिया करते हैं, ठीक है। येलो कलर किस लिए होता है भाई, येलो कलर होता है प्लेटू के लिए, यानी कि पठारों के लिए होता है। ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। और इसी के साथ प्यारे बच्चों इस लेक्चर को मैं कर रहा हूं एंड, यानी कि आपका छठवीं क्लास की एनसीईआरटी का 4 नंबर तक चैप्टर हो गए विद एमसीक्यू। तीसरा चौथा आज करवा दिया, अगली क्लास में 5वां चैप्टर करवाऊंगा आपको मैं कल सुबह की 11 बजे की क्लास में। तब तक आप हंसते मुस्कुराते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।